नमस्कार। हम बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी में कल भी बात कर रहे थे। हमने वायुमंडलीय तापमान के बारे में जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें बात की थी आपसे। जो ये क्लास है इसमें हम बात करेंगे ग्लोबल एनर्जी बजट यानी भूमंडलीय ऊर्जा बजट से संबंधित क्या होता है, इसका बजट से अभिप्राय क्या है, यह किस प्रकार वायुमंडल में कार्य करता है, इन सब का हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। इस क्लास में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे यह मोटे तौर पे हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भूमंडलीय ऊर्जा बजट से क्या अभिप्राय है। भूमंडलीय ऊर्जा बजट क्या होता है, तथा यह धरातल पर यह यूं कहें कि इस भूमंडल पर किस प्रकार कार्य करता है। इसके अलावा हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट, किस प्रकार पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है और किस प्रकार यह अपनी ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में लौटा देती है। इसी के बाद हम बात करेंगे वायुमंडलीय ऊष्मा बजट की। वायुमंडल भी किस प्रकार सूर्य से पार्थिव किरणों से ऊर्जा की प्राप्ति करता है तथा किस प्रकार यह इस ऊर्जा को वापस परावर्तन कर देता है। इसके बाद हम बात करेंगे परिवेशी लघु तरंग, जिसको हम सामान्यतः सौर विकिरण कहते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत वायुमंडल में किस प्रकार सौरिक विकिरण का ह्रास होता है उसका अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। इसी के अलावा पृथ्वी द्वारा जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, अर्थात जो सौरिक ऊर्जा पृथ्वी प्राप्त करती है, उसके बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वायुमंडल किस प्रकार सूर्य से सौरिक ऊर्जा प्राप्त करता है उसका अध्ययन भी इस परिवेशी लघु तरंग के अंतर्गत हम करेंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे बहिर्गामी तरंगों के बारे में। जो बहिर्गामी तरंगें होती है ये वास्तव में पार्थिव विकिरण होती है, जो दीर्घ तरंगों के रूप में जानी जाती है। और इसी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन। पृथ्वी किस प्रकार दीर्घ तरंगों के द्वारा जो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त की है उसको वापस अंतरिक्ष में लौटा देती है, इसका अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। इसी के अलावा वायुमंडल का ऊष्मा संतुलन का भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। किस प्रकार वायुमंडल सूर्य की लघु तरंगों से प्राप्त ऊर्जा, साथ ही पार्थिव विकिरण से प्राप्त ऊर्जा को किस प्रकार अंतरिक्ष में लौटा देता है,
इसका अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। तो सामान्यतः इसमें जिन टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे वह विस्तृत रूप में एक एक करके हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला जो टॉपिक है, जो बिंदु है, वह है भूमंडलीय ऊर्जा बजट, यानी ग्लोबल एनर्जी बजट। देखो, पृथ्वी की जो क्षैतिज सतह होती है उस पर पहुंचने वाले सकल यानी संपूर्ण सौरिक विकिरण को भूमंडलीय विकिरण कहते हैं। पृथ्वी तक सूर्य से कितनी ऊष्मा की प्राप्ति होती है, वह ऊष्मा विकिरण के द्वारा कितनी मात्रा में आती है। जो धरातल तक पहुंचती है उसे हम भूमंडलीय विकिरण कहते हैं। इसके अंतर्गत सूर्य से प्राप्त प्रत्यक्ष लघु तरंग यानी सौरिक विकिरण एवं वायुमंडल से प्रकीर्णन यानी प्रकीर्ण विस्तृत विकिरण को भी सम्मिलित किया जाता है। सूर्य से जो भी तरंगें आती है वो सीधी धरातल पर टकराती है, चाहे वो कुछ निश्चित मात्रा में ही हो। जो धरातल तक सूर्य से सीधी किरणें आती है वह लघु तरंग के रूप में होती है। इसी के अलावा कुछ मात्रा में वायुमंडल में सूर्य की जो किरणें प्रकीर्ण होती है, फैलती है, उससे भी धरातल या यूं कहे पृथ्वी की सतह पर प्रकाश या ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हम सामान्यतः देखते हैं जब सूर्य उदय होता है उसके पहले का कुछ समय जब सूर्य उदय नहीं हो पाता तब हमें कुछ प्रकाश की मात्रा के फलस्वरूप हमें धरातल पर अंधकार दूर जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इस वक्त सूर्य उदय नहीं होता, फिर भी हमें सब कुछ धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। इस का कारण वायुमंडल में जो सूर्य का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, फैलता है, उसका प्रभाव भी धरातल तक दिखाई देता है, जिससे भी हमें या यूं कहें भूमंडल को, पृथ्वी की सतह को कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल द्वारा प्राप्त सौरिक विकिरण की मात्रा एवं पृथ्वी की सतह से बहिर्गामी दीर्घ तरंग, जिन्हें हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, एवं वायुमंडल से ऊष्मा के सही की मात्रा में संतुलन होता है। हम देखते हैं कि वायुमंडल और ये पार्थिव धरातल जितनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं, इतनी ऊर्जा ही वापिस किसी न किसी प्रकार से वापिस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते हैं।
इसे ही हम संतुलन कहते हैं और संतुलन को ही विशेषतया बजट कहा जाता है। जैसे हम भारत सरकार का बजट देखते हैं, उसमें आय के निश्चित स्रोतों का और व्यय के निश्चित स्रोतों का एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है। कितनी इनकम कहाँ से होगी और उस इनकम को कहाँ कहाँ पर व्यय करना होता है, और दोनों में आय और व्यय में संतुलन स्थापित होता है। इसी प्रकार इस वायुमंडल और इस पृथ्वी से जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ऊर्जा वापस निष्कासित हो जाती है और इस वजह से यहाँ संतुलन बना रहता है। पृथ्वी एवं वायुमंडल का उष्मा बजट जो वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्ति सौरिक विकिरण यानी ऊर्जा एवं पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल द्वारा ऊर्जा के क्षय का विवरण प्रस्तुत करती है कि पृथ्वी की सतह और वायुमंडल कितनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा का कितना क्षय करते हैं, इनका विवरण इस वायुमंडलीय बजट के अंतर्गत करते हैं। इसी को पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊर्जा संतुलन या भूमंडलीय ऊर्जा संतुलन अथवा भूमंडलीय संतुलन भी कहा जाता है। पृथ्वी एवं वायुमंडल के उष्मा ऊर्जा संतुलन की व्याख्या के लिए सौरिक ऊर्जा की मात्रा को 100 यूनिट या 100% के रूप में लिया जाता है। जिस प्रकार हम बजट देखते हैं सामान्य रूप से, चाहे वो अपने घर का हो, चाहे भारत सरकार का हो, चाहे किसी संस्था का हो, जितनी उसकी इनकम है उसको 100% मान लिया जाए और उसमें से कितना कितना प्रतिशत किस रूप में व्यय करना है। तो एक इकाई निश्चित की जाती है जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वैसे देखा जाए तो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य का मात्र 1/2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। तो इस 2 अरबवां जो हिस्सा है इसको हम 100% या 100 यूनिट के रूप में मान लेते हैं और इसी के अनुरूप जो उष्मा बजट है, चाहे वो पृथ्वी का हो चाहे वो वायुमंडल का हो, में संतुलन स्थापित होता है। पृथ्वी एवं वायुमंडल के उष्मा बजट एवं उष्मा ऊर्जा संतुलन की व्याख्या विद्वान जीटी तिवार्था मॉडल के आधार पर किया जाता है, जो हम इस अध्याय में जो वायुमंडलीय बजट की बात कर रहे हैं वह विशेषतया इन्हीं विद्वान के द्वारा दिया गया एक मॉडल है। यदि हम बात करते हैं
अगले टॉपिक कि पृथ्वी में वायुमंडल का उष्मा बजट क्या है, कैसे है, किस प्रकार बनता है, किस प्रकार संचालित होता है, वह विस्तृत रूप में इस प्रकार। पृथ्वी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कितना सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है, किस माध्यम से होती है, तो पृथ्वी अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग सूर्य से लघु तरंग सौरिक विकिरण के माध्यम से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से उत्सर्जित समस्त ऊर्जा का मात्र 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है। इस 1/2 अरबवां भाग को ही 100% मान लिया जाता है, यानी इस ऊर्जा को 100 यूनिट या 100% मानकर इस बजट को प्रतिपादित किया गया। इस आधार पर सौरिक विकिरण की वायुमंडल एवं पृथ्वी पर निम्न प्रकार है कि सौर्य विकिरण किस प्रकार धरातल पर आती है, किस रूप में आती है, वो इस प्रकार है। जो सूर्य से तरंगे या विकिरण प्राप्त करते हैं, उन सभी सौरिक विकिरणों को इस वायुमंडल में प्रवेश करने वाली लघु तरंग के रूप में हम जानते हैं, जिनका अध्ययन हम प्रतिशत के रूप में करें। वायुमंडल की ऊपरी सतह यानी सीमा पर पहुंचने वाली सकल ऊर्जा को हम 100% मान लेते हैं। इस जो 100% ऊर्जा है, इसमें से वायुमंडल में कुछ ह्रास हो जाता है, जिसकी मात्रा लगभग 35% है, और यह सौरिक विकिरण का जो ह्रास होता है, यह धरातल तक नहीं पहुंचता। यह हम वायुमंडल से ही वापिस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, जिनमें बादलों से जो परावर्तन होता है वो लगभग 27% होता है। यानी जो 100% सौरिक विकिरण धरातल या वायुमंडल की ओर प्रवेश करती है, उनमें से 27% इस सौर्य विकिरण का बादलों के द्वारा ही परावर्तन कर दिया जाता है, और 2% जो परावर्तन होता है वो धरातल से होता है। विशेषतया जो हिम आच्छादित पृथ्वी के भाग है, जैसे उत्तरी ध्रुव, जिसे हम आर्कटिक क्षेत्र बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम सामान्यतः अंटार्कटिका के रूप में जानते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इस श्वेत हिम के द्वारा जो सौरिक विकिरण का परावर्तन होता है वह 2% होता है। धूलि कणों एवं जल कणों द्वारा भी कुछ मात्रा में परावर्तन होता है। आप वायुमंडल में देखते हो या वायुमंडल के बारे में जानते हो, तो इस वायुमंडल में असंख्य धूल के कण, राख, जलवाष्प, जल कण होते हैं, और यह धूल कण, जल कण, जलवाष्प और
ओजोन गैस कुछ अन्य तत्वों के द्वारा 6% जो सौरिक विकिरण होती है उसको वापिस अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है। अर्थात बादलों से 27, धरातल से 2% और धूलि कणों, जल कणों और ओजोन या अन्य माध्यमों से 6%, यानी टोटल 35% जो सौरिक विकिरण है उनका इस भूमि को गर्म करने में या भूमि को ऊर्जा प्रदान करने में कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि ये 35%, ये टोटल 35% अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है। अब 35% सौम्य से लौटाने के बाद जो शेष बचती है वो होती है मात्र 65%, 65%। यह 65% अलग अलग माध्यमों से पृथ्वी तक पहुंच पाती है। पृथ्वी इन 65% में से मात्र 51%, 51% सौरिक विकिरण को ही प्राप्त कर पाती है, जिनको प्राप्त करने के स्रोत या माध्यम अलग अलग है। जैसे प्रत्यक्ष विकिरण से जो सौरिक विकिरण की प्राप्ति होती है वह 34% है, और विस्तृत देवा प्रकाश द्वारा जो सौरिक विकिरण की प्राप्ति होती है वह 34% है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो 51% सौरिक विकिरण प्राप्त होता है वही पृथ्वी तक पहुंचता है। बाकी 65 में से 14% को यह वायुमंडल ही रख लेता है। तो इन 51% जो सौरिक विकिरण होती है यह मुख्यतः पृथ्वी का उष्मा कहलाती है। हम यदि इस मानचित्र से देखें जिसमें लघु तरंगों द्वारा सौर विकिरण की प्राप्ति हो रही है, वो किस प्रकार यहां पर पहुंचती है और किस प्रकार वायुमंडल में रह जाती है। जैसे मैंने बात की थी कि जो सौर विकिरण है ये 100% के रूप में होती है। जब ये 100% धरातल की ओर आती है तो ये अन्य माध्यम से आती है, जिसमें से कुछ जो ऊर्जा होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इस 100% में से 27% बादलों के द्वारा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर दी जाती है, और इस धरातल से ये 2% परावर्तित कर दी जाती है। साथ ही जब सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है, विस्तृत होता है, तो उसमें से 6% सौरिक विकिरण अंतरिक्ष में प्रकीर्णित हो जाती है। अर्थात इन दोनों को मिलाएंगे तो 29 और 60 मतलब 6, दोनों को मिलाने पर जो 35% सौरिक विकिरण है वह अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है, और इन 35% सौरिक विकिरण का वायुमंडल और पृथ्वी तक पहुंचने में या उसको गर्म करने में कोई योगदान नहीं होता। बाकी जो 65% सौरिक विकिरण बचती है, इनको निकालने के बाद उनमें से 34% सीधी इस
पृथ्वी के धरातल पर आ जाती है, सतह पर पहुंच जाती है और 17% परिकिरणित प्रकाश के द्वारा इस पृथ्वी पर पहुंच जाती है, अर्थात 51% ही विकिरण की प्राप्ति इस धरातल को होती है। इसके अलावा जो 14% सौरिक विकिरण बचती है वह वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब किस प्रकार यह पृथ्वी इन 51% सौरिक विकिरण का या ऊर्जा का वापस परावर्तन करती है और वापस पृथ्वी से यह वायुमंडल कितना ग्रहण करता है, क्योंकि सूर्य से तो इसने प्रत्यक्ष रूप से या परिकणित रूप से सिर्फ 14% ही लिया है। अब ये जो 51% बचा है, जब पृथ्वी इनको परावर्तित करेगी तो इसमें से कुछ ये वायुमंडल प्राप्त कर लेगा, जो इसका बजट कहलाएगा, इसका ऊर्जा प्राप्ति का प्रतिशत कहलाएगा। और ये जो 51% पृथ्वी की जो उष्मा बचत है ये वापस अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है। किस प्रकार लौटाया जाता है, किन किन माध्यमों से लौटाया जाता है, वो इस प्रकार। देखो, मैंने पहले भी बात की आपसे कि जब पृथ्वी से जो किरणें परावर्तित होती है उन्हें हम दीर्घ तरंगों के द्वारा जानते हैं। इन्हें पार्थिव या पृथ्वी का विकिरण भी कहते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि पृथ्वी का जो बजट है, जो प्राप्ति है, वो 51% है और 51% जो पृथ्वी का बजट है वह अंतरिक्ष में और वायुमंडल में किस प्रकार वापस परावर्तित हो जाता है, तो उसका माध्यम इस प्रकार है। पृथ्वी 17 और 6 यानी 23% इस सौरिक विकिरण को पृथ्वी लौटा देती है। और किस माध्यम से लौटाती, वो पार्थिविक विकिरण के द्वारा लौटाती है। इस 23 में से 17 जो प्रतिशत पार्थिविक विकिरण होती है वो सीधी अंतरिक्ष में चली जाती है, जबकि 6% जो पृथ्वी से विकिरण निकलती है, पार्थिव विकिरण निकलती है, उसे वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। इसी प्रकार विक्षोभ, प्रक्षोभ एवं सहवन की क्रिया के द्वारा यह पृथ्वी 9% ऊर्जा का परावर्तन करती है और 19% ऊर्जा का परावर्तन यह संघनन के द्वारा करती है। जब जो वाष्प रूपी ऊर्जा है वो वायुमंडल में जाती है, तो उसके द्वारा जब वाष्प से वायुमंडल समुद्र से जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन होता है और जब वो वायुमंडल में जाती है और संघनन यानी वो वर्षा करती है, तो उससे 19% ऊर्जा का परावर्तन हो जाता है। और यह परावर्तन जो पृथ्वी के द्वारा किया जाता है इसे वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार पृथ्वी 23, 9 और 19 इनको मिलाकर हम देखते हैं तो ये 51% होता है। और जब पृथ्वी सूर्य से 51% ही सौरिक ऊर्जा प्राप्त करती और इस 51% सौरिक ऊर्जा को ही वह परावर्तित कर देती है।
जिससे पृथ्वी पर ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। इसे हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट भी कहते हैं। इसी के साथ हम जब वायुमंडलीय बजट की बात कर रहे तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि 14% तो वही वायुमंडल सूर्य से सीधा ही अवशोषित कर लेता है, जबकि बाकी 19 संघनन के द्वारा जो पृथ्वी से प्राप्त होता है, 9% विक्षोभ प्रक्षोभ एवं सहवन के द्वारा प्राप्त करता है, यह भी पृथ्वी से, और 6% भारतीय विकिरण से, यानी 14, 19, 9 और 6 टोटल मिला के हम देखते हैं तो 48% इस सौरिक विकिरण या यूं कहे कि ऊर्जा की प्राप्ति ये वायुमंडल करता है, जिससे ये वापस लौटा भी देता है और इसका वायुमंडल का ऊष्मा संतुलन भी बना रहता है। इसे ही हम वायुमंडलीय ऊष्मा बजट कहते हैं। पृथ्वी, अभी हमने देखा मानचित्र में कि किस प्रकार पृथ्वी से बहिर्गामी दीर्घ तरंगें परावर्तित होती है, जिसके कारण वायुमंडल का ऊष्मा या ऊर्जा संतुलन प्राप्त होता है। क्योंकि वायुमंडल 14% सौरिक विकिरण का सिर्फ सूर्य से ही अवशोषण करता था, बाकी जो ऊर्जा है 48% में से शेष जो सौरिक विकिरण है या ऊर्जा है, उनकी प्राप्ति ये बहिर्गामी दीर्घ तरंगों के द्वारा करता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि पृथ्वी द्वारा जो सौरिक विकिरण प्राप्त होती है, जो सकल ऊर्जा प्राप्त होती है, वह 51% होती है, और ये पृथ्वी इस 51% ऊर्जा को सही कर देती है, निष्कासित कर देती है या परावर्तित कर देती है। यह किस रूप में करती है? 23% प्रत्यक्ष विकिरण के द्वारा, जिसमें से 17 तो सीधा वायुमंडल में, सीधा अंतरिक्ष में चला जाता है, और 6% यह वायुमंडल अवशोषण कर लेता है। 9% सहवन विक्षोभ, जिसको प्रक्षोभ भी कहते हैं, के द्वारा 9% ऊर्जा का क्षय होता है, और वाष्पीकरण संघनन में जो ऊर्जा खर्च होती है वह 19% होती है। यानी कहने का अभिप्राय कि इस 51% जो ऊर्जा है, इसको इन तीनों माध्यमों से ये सही कर देता है, परावर्तित कर देता है या नष्ट कर देता है, जिससे ये धरातल अधिक गर्म नहीं होता। यदि ऐसा नहीं होता तो यह भूमि मानव जीवन के रहने योग्य नहीं रहती, क्योंकि ये इतनी अधिक तप्त हो जाती जिस पर रहना नामुमकिन होता। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं वायुमंडल का ऊष्मा संतुलन, जिसका अभी हम थोड़ा बहुत जिक्र आगे भी किया, उस मानचित्र में भी किया। ये वायुमंडल का जो ऊष्मा संतुलन है वो किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार ऊर्जा की प्राप्ति करता है और कैसे वापस लौटा देता है, जिसके प्रमुख रूप इस प्रकार है। वायुमंडल द्वारा जो कुल ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह 48% होती है, और वह किस रूप में होती है? अभी मैंने आपको बताया कि जब सौरिक विकिरण पृथ्वी या धरातल की ओर प्रवेश करती है, उनमें से ये 14% ऊर्जा को पृथ्वी के धरातल पर आने से पहले ही अवशोषित कर लेता है,
और पृथ्वी की सतह से जो प्रभावी विकिरण है उससे 6%, सहवन एवं विक्षोभ से 9%, और संघनन की जो गुप्त ऊष्मा है उसके द्वारा ये 19% ऊर्जा की प्राप्ति करता है। इस प्रकार वायुमंडल द्वारा जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह सकल ऊर्जा के रूप में 48% ऊर्जा की प्राप्ति यह वायुमंडल करता है। यह वायुमंडल उस 48% जो ऊर्जा की प्राप्ति इसने की थी उससे भी ये वापिस अंतरिक्ष में लौटा देता है। और इस प्रकार कि जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है यानी 48% उसका भी ये सही कर देता है, यानी अंतरिक्ष में लौटा देता है। इस प्रकार इसका जो बैलेंस बना रहता है, जो संतुलन बना रहता है, उसे हम वायुमंडलीय ऊष्मा संतुलन या ऊर्जा संतुलन कहते हैं। धन्यवाद। तो ये था आपका वायुमंडलीय ऊर्जा बजट। किस प्रकार पृथ्वी बनाती है और किस प्रकार वायुमंडल का ऊष्मा बजट बनता है और संतुलित रहता है।